जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो फ्रेंड्स, आज से इंडियन रेलवे यानी कि भारतीय रेलवे के लिए एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई और जितनी भी रेलवे की भर्तियां आती है उन सभी के लिए साइंस आपकी स्टार्ट हो रही है। साइंस की क्लास में आज का अपना पहला टॉपिक जो रहेगा वो प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन रहेगा। यहाँ से एक एक क्वेश्चन आपको फंस जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। इस क्लास की एक खास बात रहेगी कि हम सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ाएंगे। फिजिक्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद केमिस्ट्री करेंगे, फिर उसके बाद बायोलॉजी करेंगे। तो मेरे भाई फिजिक्स में यानी कि भौतिक विज्ञान में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तीन टाइप से क्वेश्चन पूछता है। एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरी से पूछता है, एक क्वेश्चन डायरेक्ट न्यूमेरिकल से पूछता है और एक क्वेश्चन फैक्चुअल पूछता है। तो हम तीनों के तीनों पार्ट को एक साथ लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ थ्योरी कराएं, थ्योरी के साथ आपको जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी कराया जाएगा और फैक्चुअल जो पॉइंट रहते हैं स्पेशली जो रेलवे ने प्रीवियस ईयर में पूछे हैं उन सभी क्वेश्चंस को भी कराया जाएगा। तो आज का अपना जो टॉपिक है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जो अपना टॉपिक रखा है हमने फिजिक्स में, पहला ही पार्ट है और ये हर बार इसमें से क्वेश्चन बनता है और वो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी, जिसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। टेलीग्राम पर टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां पर आपको ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम चैनल को। वहां पर इसकी आपकी पीडीएफ मिल जाएगी। रेलवे की तमाम सारी पीडीएफ जो हमारी हैं वो आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और अपने टॉपिक के साथ। तो मेरे भाई प्रकाश का परावर्तन यानी कि परावर्तन होता क्या है, उससे पहले हम समझते हैं प्रकाश के बारे में थोड़ा सा। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। मुझे लाइट दिख रही है, मुझे लाइट दिख रही है, मार्कर दिख रहा है, बोर्ड पर आपको ये क्वेश्चन छपा हुआ दिख रहा है, ये क्या है? ये प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश का जो परावर्तन होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें वस्तुओं को दिखाने में मदद करता है। प्रकाश वस्तुओं को दिखाने में मदद करता है, लेकिन प्रकाश की खास बात यह है कि प्रकाश खुद स्वयं दिखता नहीं है। मेरे भाई ये क्वेश्चन बन सकता है, प्रकाश स्वयं खुद दिखाई नहीं देता लेकिन प्रकाश वस्तुओं को दिखाने में मदद करता है। जब प्रकाश किसी भी पार्टिकल पर, मान लीजिए ये कोई कण है, इन कणों पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश का होता है परावर्तन। क्या होता है? परावर्तन। मान लीजिए ये कोई प्रकाश, यहाँ पर प्रकाश का कोई स्तंभ है और इस प्रकाश स्तंभ से प्रकाश चला और इन पार्टिकल्स से छोटे छोटे जो कण होते हैं, धूल मिट्टी के जो कण आपने देखे होंगे वायुमंडल में, ये जो छोटे छोटे कण होते हैं इन पर प्रकाश आपतित होता है और आपतन के पश्चात प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे ही प्रकाश का परावर्तन होता है वही परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों में जाता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं। वस्तुएं हमें प्रकाश के द्वारा दिखाई देती हैं। प्रकाश जब उन पार्टिकल्स पर आपतित होता है जिससे प्रकाश परावर्तित हो जाता है और परावर्तित प्रकाश ही हमारी आंखों में पहुंचता है, जो कि हमारी आंखों को संवेदित करता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है प्रकाश हमारी आंखों को क्या करता है, तो प्रकाश हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश मेन रूप से दो प्रकार का होता है। प्रकाश क्या होता है? मेन रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक। क्या होता है? प्राकृतिक रूप से देखेंगे और एक देखेंगे आप कृत्रिम रूप से। अब यहां पर बात करते हैं विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोत। अब प्राकृतिक स्रोत में क्या होगा? प्रकाश के जो प्राकृतिक स्रोत होंगे यानी कि नेचुरल रूप से बात करें तो इसमें आपका सूर्य आ जाएगा, सूर्य आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा ना जी ना, अभी मैं बताऊंगा। सूर्य जो होता है वो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। इसके बाद अगर हम तारे जो स्टार्स होते हैं वो भी प्रकाश के क्या है? प्राकृतिक स्रोत ही हैं। इसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है कृत्रिम स्रोत। क्या होता है? कृत्रिम स्रोत। ये क्या होते हैं? मोमबत्ती होता है, दिया होता है और मिट्टी के तेल का जो दिया होता है, वो भी आपने देखा होगा, विद्युत लैंप यानी कि जो आपका बल्ब वगैरह जो जला है वो भी क्या होता है? कृत्रिम स्रोत ही होता है। तो प्रकाश कितने प्रकार
प्रकाश के जो स्रोत होते हैं वो कितने होते हैं? दो, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या आता है मेरे भाई? तो नेचुरल में आपका जो सूर्य है, तारे हैं आदि इस तरीके से आ जाएंगे, गैलेक्सीज वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर आर्टिफिशियल की बात करें तो जो मोमबत्ती है, वो कोई भी लैंप वगैरह आपको दिख जाए तो वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं, प्रकाश दो प्रकार का होता है। प्रकाश कितने प्रकार का होगा मेरे भाई? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य हुआ, तारे हुए, विद्युत बल्ब हुए, ये क्या करते हैं? स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। जहां से प्रकाश स्वयं उत्पन्न होता है वो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। और वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती अप्रदीप्त यानी कि नॉन ल्यूमिनियस वस्तुएं कहलाती हैं। तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वे क्या कहलाती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। और जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती वो नॉन ल्यूमिनियस कहलाती हैं, यानी कि अप्रदीप्त कहलाती हैं। कहने के लिए हम मेज को, कुर्सी को, दीवार को, इनको बोल सकते हैं। अब बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा ल्यूमिनस होगा या नॉन ल्यूमिनस? प्रदीप्त होगा या अप्रदीप्त? तो मेरे भाई यहाँ पर अगर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा को हम अप्रदीप्त वस्तु में ही रखते हैं, नॉन ल्यूमिनस में रखते हैं, क्योंकि चंद्रमा सूर्य से प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है और उसी प्रकाश को क्या करता है? परावर्तित करता है। कहने का मतलब यह है जो चंद्रमा होता है वो सूर्य से प्रकाश को ग्रहण करता है। सूर्य से जो आपतित प्रकाश किरण होती हैं वो चंद्रमा द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं और उनका बाद में प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन किया जाता है। तो चंद्रमा किस में आएगा? अप्रदीप्त वस्तुओं में आएगा। ये पिछली बार रेलवे में प्रश्न पूछा गया, चंद्रमा प्रदीप्त वस्तु है या अप्रदीप्त वस्तु है? तो आपको आंसर क्या टिक करना था वहां पर? अप्रदीप्त वस्तु है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब प्रकाश के थोड़े से गुणों के बारे में बात कर लेते हैं। मेरे भाई प्रकाश के गुण क्या हैं? देखिए प्रकाश के गुण क्या हैं? प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। जो बात मैंने स्वयं आपसे पहले बोली थी, सबसे पहले बोली थी कि प्रकाश स्वयं खुद दिखाई नहीं देता, प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगें यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में चलता है। तो प्रकाश किसके रूप में चलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में चलता है। प्रकाश के बारे में, प्रकाश फोटोन के रूप में चलता है, यानी कि इनकी जो एनर्जी होती है वो h म्यू रखी जाती है। तो अब ये बेसिक है, मैं आपको इतना हाई नहीं ले जाऊंगा, ठीक है। प्रकाश निर्वात में चल सकता है और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश की निर्वात में चाल क्या होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल होती है। साधारणतः अगर हम देखें प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखाओं में चलता है, यानी कि बिल्कुल अगर प्रकाश की स्ट्रेट लाइन की बात करें तो कैसी लाइन होगी? पाथ जो होगा प्रकाश का वो क्या होता है? स्ट्रेट होता है, यानी कि सीधी रेखाओं में चलता है। चलिए अगला पॉइंट है दृश्य प्रकाश की तरंगें। देखिए जिस प्रकाश को हम देख पाते हैं, जिस प्रकाश के कारण हम देख पाते हैं उसकी जो वेव लेंथ होती है, मेरे भाई वेव लेंथ को मैं सेकंड चैप्टर में समझाऊंगा जब अपवर्तन बताऊंगा। तो जो वेव लेंथ होती है वो कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है, यानी कि जो तरंग दैर्घ्य होती है, हिंदी में बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। तो जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। एक एंगस्ट्रॉम की अगर मैं बात करूं तो एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था पिछली बार ग्रुप डी के पेपर में कि एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। और इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और पूछा गया था कि एंगस्ट्रॉम किसको मापने की इकाई है? तो मेरे भाई एंगस्ट्रॉम दूरी को मापने की इकाई है। किसको? दूरी को मापने की इकाई है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में पिछली बार पूछे गए थे। प्रकाश की अगली क्वालिटी क्या होगी भाई? प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच हुआ, वायु हुआ आदि से गुजर सकता है, यानी कि पारदर्शी माध्यमों से गुजर सकता है। अपारदर्शी माध्यमों से लोहा हुआ, मेज, कुर्सी, लकड़ी हुई, इनसे नहीं गुजरेगा। चमकदार तलों पर प्रकाश का क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। प्रकाश का परावर्तन भी होता है, प्रकाश का अपवर्तन भी होता है।
प्रकाश का विवर्तन भी होता है, प्रकाश का व्यतिकरण भी होता है, प्रकाश का ध्रुवण भी होता है। तो ये सभी क्वालिटी प्रकाश के अंदर देखने को मिलती हैं। अगला है, यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो प्रकाश का परावर्तन होता है। सेकंड चैप्टर में मैं विशेष रूप से इसको समझाऊंगा, चिंता ना करो भाई, सेकंड चैप्टर में ये आपका आ जाएगा। अब बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। अब इसको समझो। देखिए, मान लीजिए कि ये कोई चिकना तल है। कैसा तल है? चिकना तल है। ये कोई तल है और ये चिकना है बिल्कुल, ठीक है। या ऐसे मान लीजिए ये कोई मिरर है, दर्पण है, और दर्पण के एक साइड में कलई हो रही है। हमने क्या किया, यहाँ सूर्य देवता है भाई, ये हंस हंस के कुछ ना कुछ बोल रहे हैं कि भाई मेरे से प्रकाश जाएगा, और जैसे ही इनसे प्रकाश गया यहाँ टकराया, और टकराने के बाद क्या होगा, ये वापस चला जाएगा। मेरे भाई ये अगर ये प्रकाश सूर्य देवता थे, यहाँ कोई समतल दर्पण रखा हुआ था, एक तरफ उसके कलई थी, तो प्रकाश किरण आई कि नहीं आई? आई तो हम इसको बोल देंगे आपतित। आपतित भाई, किरण आई कि नहीं? आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित। आई तो आपतित। अब टकराई और टकराने के बाद वापस चली गई, चली गई तो हम बोलेंगे परावर्तित। क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। भाई जो चीज अपनी नहीं होती वो क्या हो गई? परा, यानी कि दूसरे की होती है। तो जो किरण आई तो आपतित, गई तो परावर्तित, तो इसको बोलेंगे आपतित किरण और इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्लियर है? तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर, पॉलिशदार तल पर टकराती है और टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आई होगी कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में किसी चिकने तल पर आपतित होती है, पॉलिशदार तल पर आपतित होती है, आपतन के बाद वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब हमने यहां से क्या किया, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक नॉर्मल डाल दिया। इस नॉर्मल को मैं क्या बोलूंगा? अभिलंब। हिंदी में बोलते हैं इसको अभिलंब। अभिलंब क्यों? अभिलंब जो डाला जाता है वो 90 डिग्री के एंगल पर डाला जाएगा, जो इसको बांटने का काम करेगा। आपतित वाले हिस्से को एक तरफ, परावर्तित वाले हिस्से को एक तरफ। एक बात बताओ, अभिलंब के साथ कोई कोण बना के नहीं? आई तो आपतित, आई 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 तो एंगल आई बन गया। परा 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 तो एंगल आर। कहने का मतलब यह है कि आपतित किरण आई एंगल बनाएगी और परावर्तित किरण आर। तो मेरे भाई आई तो आपतन कोण कहेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? आपतन कोण। और जब ये परावर्तित हो गई तो हम इसको क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पॉलिशदार समतल तल पर टकराती है तो वह आपतित होने के पश्चात परावर्तित हो जाती है उसी माध्यम में। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आई तो आपतन कोण, गई तो परावर्तन कोण। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी तल पर, पॉलिशदार तल पर टकराती है तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है। पहला नियम क्या कहता है ये समझिए। पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु ये होगा, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या है मेरे भाई? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में है कि नहीं? एक ही तल में। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम प्रकाश के परावर्तन का है ये। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब एंगल आई बराबर होता है एंगल आर। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दो नियम हो गए। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो नीचे तो कोई नहीं गई, तो ऊपर ही है, एक ही तल में है, और इसी तल पे है कि नहीं? एक ही तल पर है। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के।
प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा समझ में आ गई होगी और दोनों नियम भी समझ में आ गए होंगे। तो प्रथम नियम और दूसरा नियम आप लोग चाहें तो लिख लो, ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब समझते हैं दर्पणों को। दो प्रकार के दर्पण हम इसमें विशेषकर पढ़ेंगे, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो मेरे भाई ऐसे समझते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं गोलीय दर्पण। क्या बताता हूं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई खोखली गेंद है और वो कांच की है। कैसी है? खोखली गेंद है और वो कांच की है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है और ये कांच की है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको अभी ये जो हिस्सा है इसको बोलेंगे गोलीय दर्पण। क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण। इसका सेंटर यहां होगा कि नहीं? बिल्कुल सेंटर यहां होगा, तो हम सेंटर को सी बोल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं। ये जो सी सेंटर होता है इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं मेरे भाई? वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र इसको कहते हैं। क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। अगर मैं इसको ऐसे काट दूं, तो क्या ये वाला हिस्सा बच के आएगा कि नहीं? ये वाला ही तो निकलेगा। देखिए उधर से ये वाला हिस्सा निकलेगा और मैंने एक साइड से इसके कलाई कर दी, बाहरी वाले हिस्से से। अब ये जो दर्पण बन के आया है इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे मेरे भाई? इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। क्लियर है कि नहीं? इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक, और इसी हिस्से को मैं अगर पलट देता, मान लीजिए इधर से काट देता और इसमें कलई अंदर से कर देता, अंदर की साइड से कलई करता, तो इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो पहचानने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर बाहर की तरफ उभरे हुए हिस्से पर कलई होगी, पेंट किया हुआ होगा, तो इसको अवतल कहेंगे। इंटरनल पार्ट पर अगर कलई की होगी तो हम इसको उत्तल दर्पण कहेंगे। यानी कि इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो दो प्रकार के मिरर आपको पढ़ने को मिलेंगे, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। कॉनकेव को बोलते हैं अवतल दर्पण जिसमें बाहर की ओर कलई होगी। कॉन्वेक्स को बोलते हैं उत्तल जिसमें अंदर की ओर कलई होती है। मेरे भाई यहां तक समझ में आई होगी बात। अब मान लीजिए कि कोई दर्पण ऐसा है, सीधी सीधी कलई हो रही है, तो हम इसको बोलते हैं समतल दर्पण। क्या बोलते हैं? समतल, यानी कि प्लेन मिरर इसको कहा जाता है। तो तीन दर्पण हैं आपके सिलेबस के आधार पर भी, रेलवे में इतना ही पूछता है, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है यहां तक बात? ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस, जो कि बिल्कुल इसके सेंटर से होके जाती है। चाहे वो कोई सा भी दर्पण हो उसके सेंटर से होकर जाएगी और इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। मुख्य अक्ष इसको कहा जाता है, मेन एक्सिस। और ये क्या होगा? इसका पोल यानी कि ध्रुव होगा। और ये भी इसको, जहां पर मुख्य अक्ष और दर्पण का मध्य बिंदु मिलता है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। जहां पर दर्पण का मध्य बिंदु और मुख्य अक्ष मिलती हैं उसको हम ध्रुव के नाम से जानते हैं, जिसको हम पोल कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं पोल और हिंदी में बोलते हैं इसको हम ध्रुव। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है भाई? मेरे दर्पण तीनों समझ में आ गए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। मुख्य अक्ष क्या होगी? तो वह रेखा जो दर्पण के मध्य बिंदु से होकर गुजरती है मुख्य अक्ष कहलाती है। और जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। कोई भी डेफिनेशन याद नहीं करने की जरूरत नहीं, कोई भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। एक बात बताओ, जब ये ऊपर से पूरा जा रहा था तो ये बीच वाला हिस्सा क्या था? सेंटर था, जिसको हमने क्या कहा था? वक्रता केंद्र कहा था। मेरे भाई अगर ये ऐसे चल ही जाता तो ये इससे मैच कर जाता कि नहीं? तो फिर यहाँ पर ये सेंटर बनता कि नहीं? तो इस वाले हिस्से को यहाँ क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण का ये क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र हो जाएगा, वक्रता केंद्र। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? तो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ है? ये रहा। अगर उत्तल दर्पण की बात करूं तो अगर मैं इसको ऐसे बढ़ाता तो इसका वक्रता केंद्र कहाँ बनता? यहां पर बनता। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो आपने मुख्य अक्ष के बारे में समझ लिया, ध्रुव के बारे में समझ लिया और वक्रता केंद्र के बारे में भी समझ लिया।
अब एक छोटा सा पॉइंट और समझ लो। एक बात बताओ, ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है, क्या इन दोनों के बीच में भी कुछ होना चाहिए कि नहीं? भाई होना चाहिए। इन दोनों की अगर शादी करानी है तो बिचौलिया का होना जरूरी है। तो मेरे भाई मैं बिचौलिया तो लेके आऊंगा, तो मैंने बिचौलिया लिया एफ, और इस एफ को ही बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। यहां भी एफ लगा सकते हो। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु फोकस कहलाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव का जो मध्य बिंदु होगा वो मेरे भाई क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। इतनी बात समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं और धीरे धीरे सारे के सारे पॉइंट्स को समझते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा बनाते चलूंगा। उत्तल दर्पण बनाने की बोल रहा है भाई, तो ये रहा उत्तल दर्पण, अंदर की ओर होगी कलई। अगर ये अवतल बोलता तो बाहर की ओर होती कलई। अगर ये समतल दर्पण बनाने की बोलता तो प्लेन मिरर इस टाइप से होता। अगर ये गोलीय दर्पण बनाने की बोलता तो ये होता गोलीय दर्पण। हो गए चारों के चारों, क्लियर है। अब यहां से आगे चलते हैं फोकस दूरी। मेरे भाई फोकस दूरी के लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा चित्र लेके आया हूं और इसको आप लोग पढ़िएगा जरूर। देखिए फोकस दूरी क्या होती है? फोकल लेंथ। मेरे भाई मैंने अवतल दर्पण ही बना दिया, ये है अवतल दर्पण, क्लियर है। और इसको क्या बोलूंगा मैं? मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष। और ये जहां पर मुख्य अक्ष और दर्पण का मध्य बिंदु मिलता है उसको क्या बोलते हैं? पी, यानी कि पोल, यानी कि ध्रुव कहा जाता है। मेरे भाई अगर ये पूरा होता तो इसका सेंटर होता कि नहीं? तो सेंटर कहाँ होता? यहाँ होता। अगर ये सेंटर होता तो हम इसको बोलते सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर, यानी कि वक्रता केंद्र कहते। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का बिंदु क्या कहलाता है मेरे भाई? फोकस, एफ कहलाता है। मैंने एक बात बोली, ध्यान दिया होगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस कहलाती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस। बीच की दूरी का आधा पे क्या होगा? फोकस होगा, और बीच का जो बिंदु होगा वो फोकस होगा। नहीं समझ में आया तो अब की बार समझो। ये आपका ध्रुव, ये आपका वक्रता केंद्र, इन दोनों के बीच में क्या होगा? बिल्कुल बीचों बीच फोकस होगा। तो मेरे भाई अगर ये वाली डिस्टेंस में मान लो यहां से लेके यहां तक, वक्रता केंद्र तक, ये आर है। मेरे भाई आर क्यों मानी? क्योंकि मैंने इसको गोलीय दर्पण से ही तो काटा था, ये इसका सेंटर था, तो इसकी आर रेडियस नहीं बन सकता, तो इसीलिए मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर आर के बराबर मान लिया। मैंने बोला वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का बिंदु, इसका मतलब ये वाली दूरी कितनी होगी? r/2, और ये वाली दूरी क्या होगी? r/2। आधी आधी बट गई तभी तो बीच में होगा। भर गया फॉर्मूला, f बराबर r/2। यही फोकस दूरी का सूत्र होता है। बन गया फॉर्मूला, कोई दिक्कत वाली बात? एफ बराबर क्या होगा? r/2, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो बिंदु होगा वो फोकस बिंदु होगा, और फोकस दूरी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी का आधा होती है। ये बन गया। फोकस दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या की आधा होती है। अब यहां पर मैंने आपके लिए फिगर दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं इसको भी, क्लियर है। अब यहां पर बात करते हैं, मान लीजिए प्रतिबिंब बनाने के नियम। ये प्रश्न बनता है कि प्रतिबिंब बनाने के नियम बताओ सर। गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब अगर मुझे बनाना है तो कैसे बनेगा? तो भाई बहुत आसान है, ये भी मैं भी ये बना के सिखा सकता हूं। ये मान लीजिए कि कोई अवतल दर्पण है, ये क्या है? अवतल दर्पण है, और इसको मैं क्या बोलूंगा? मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। दर्पण है तो इज्जत से नाम ले दो M1 M2 मिरर, M1 M2। ये बीच वाला जो पॉइंट होगा मेरे भाई ये क्या होगा? P फॉर पोल होगा। बीच वाला बिंदु क्या होगा? P फॉर पोल होगा। ये वाला जो बिंदु होगा इसको वक्रता केंद्र यानी कि C कहेंगे, और ये वाली जो दूरी होगी वो क्या होगी? F होगी। क्लियर है। उसने बोला है मुख्य अक्ष के समांतर, तो क्या मैं मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा नहीं डाल सकता? ऐसे आपतित किरण डाली मैंने मुख्य अक्ष के समांतर। ये क्या मुख्य अक्ष के समांतर नहीं जा रही है आपतित किरण? जब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती हैं, तो पहला नियम क्या है प्रकाश की किरण का? पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती हैं। क्लियर? दूसरा क्या है? मान लीजिए कि ये कोई अवतल दर्पण है, ये क्या है? अवतल दर्पण है, और ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये आपका फोकस हो गया और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। फोकस से होकर अगर कोई प्रकाश किरण गुजरेगी, मान लीजिए ये फोकस से होकर जा रही है, तो फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यानी कि जो नियम है वो इसका रिवर्स है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती हैं, और फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो दोनों नियम आपको आगे होंगे। चलिए अब तीसरे नियम की ओर चलते हैं भाई। तीसरा नियम क्या कहता है? अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से ही होकर गुजरे तो मेरे भाई ये अवतल दर्पण बन गया आपका। ये क्या बन गया? अवतल दर्पण। और ये बन गया आपका मुख्य अक्ष। इसको बोलेंगे P फॉर पोल यानी कि ध्रुव। ये आपका वक्रता केंद्र C रहा और ये आपका फोकस F रहा। मान लीजिए ये कोई प्रकाश किरण है, वक्रता केंद्र से ही होकर गुजर रही है। किससे होकर गुजर रही है? वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जा रही है। तो जब ये प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, तो यह रिफ्लेक्शन के दौरान, परावर्तन के दौरान वक्रता केंद्र से ही होकर वापस लौट जाएगी। तो तीन नियम यहां पर मेन बने। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, मेन एक्सिस के पैरेलल में चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती हैं। फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से के समांतर चलती हैं, और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आई होगी। तीन नियम थे। अब आता है गोलीय दर्पणों का प्रतिबिंबों, गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंबों का बनना। मेरे भाई आज की क्लास को यही रोकते हैं। आधा पार्ट इसका रह गया है प्रकाश के परावर्तन का, उसको हम कल कराएंगे, क्योंकि पहले पार्ट में फिर इससे ज़्यादा नहीं करा पाएंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे पे मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो इसका जो पार्ट 2 है, ये पार्ट मैंने फर्स्ट कराया है, और पार्ट नंबर जो 2 है यहाँ से आगे वो आपको कल मिलेगा। और कल रात को 9 बजे, हर रोज रात को 9 बजे आपको साइंस की क्लास इसी तरीके से मिलती रहेगी। पहले फिजिक्स को ख़त्म किया जाएगा, फिर केमिस्ट्री को ख़त्म किया जाएगा, उसके बाद आपकी बायोलॉजी ख़त्म की जाएगी। बीच बीच में छोटे छोटे सेशंस आपको शॉर्ट वीडियोज़ के माध्यम से भी मिलते रहेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।